हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट की, और जिसको पॉपुलरली जाना जाता है ओलियम गैस लीकेज केस से, और जिसका टाइटल है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सन 1987 में डिसाइड किया था। एंड दिस बेंच वाज लेड बाय जस्टिस भगवती। Now, why I mentioned Justice Bhagwati here? Because Justice Bhagwati एक ऐसे जज थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस केस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ले डाउन किया था। ये केस दूसरी मायने में इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस ही जजमेंट की कॉन्सिक्वेंस से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी एनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। नाउ ये केस आप देख सकते हैं, ये 1987 का है। ये उस दौरान हुआ जब हम ऑलरेडी भोपाल गैस ट्रेजिडी जो कि 1984 में हुई थी, ऐसे ट्रेजिडी से हम ऑलरेडी गुजर रहे थे। लेकिन उसके बाद में 1985 में दिल्ली के कीर्ति नगर में अगेन कुछ वैसा ही इंसिडेंट सामने आया। नाउ इस कीर्ति नगर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी एस्टैब्लिश था जहाँ पे 2 लाख लोग ऑलरेडी रहते थे, और इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का नाम था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री। नाउ इस ऑन द डे ऑफ 4th and 5th December 1985 उस दिन हुआ क्या कि ओलियम गैस वहाँ से लीक होने लगी, और जिसकी वजह से एक व्यक्ति मर भी गया। इसके खिलाफ ऑब्वियस सी बात है, रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो डाली गई कोर्ट के समक्ष। लेकिन जब तक ये पिटिशन पेंडिंग थी, इस ही दौर उसके बाद दूसरा इंसिडेंट भी ऐसा ही हुआ जहाँ पर ओलियम गैस फिर से इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लीक करने की बात सामने आई। नाउ ये इस बार वहाँ पर जो 30 हज़ारी कोर्ट है, वहाँ के एक एडवोकेट को भी इस चीज़ का नुकसान हुआ। और पिटिशन में अब सवाल ये उठा कि जो ऐसे मामले हैं ऑलरेडी हम भोपाल गैस ट्रेजेडी में देख सकते थे कि मास लेवल पे लोगों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है कि उनके कॉम्पनसेशन तक की भी आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आपने तो उस केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल लगाकर कहीं ना कहीं डिफेंडेंट को या एक्यूज्ड को डिफेंसेस दे दिए हैं। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1987 का केस है, यहाँ पर सवाल ये उठा कि फिर क्या ऐसा रेमेडी ली जाए, या फिर किस तरीके के एक्शंस या किस तरीके के मेजर्स लिए जाएं कि इस तरीके के इंसिडेंट्स आगे ना हो। तो जस्टिस भगवती ने इस केस में ना सिर्फ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ले डाउन किया, बल्कि जस्टिस भगवती ने इस केस में जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है उससे किस तरीके से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल डिफरेंट है ये भी समझाया। नाउ इस डिफरेंस को समझने से पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है। नाउ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, इसी की एक्सटेंशन है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो फिर ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है? नाउ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो केस है, ये एक्चुअली एक राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर का इंग्लिश केस था, जो कि 1886 का केस था। इस केस में हुआ क्या था कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल देने के लिए 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट थी कि अगर किसी डिफेंडेंट ने कोई डेंजरस चीज़ का यूज़ किया है, दूसरी चीज़ वो जो डेंजरस चीज़ है उसको लैंड पर रखा गया है, और जो लैंड है उसका नॉन नेचुरल यूज़ हो रहा है, तीसरी बात कि ये जो डेंजरस चीज़ है यानी कि डेंजरस थिंग जो उसने नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड किया है, ये डेंजरस चीज़ उसकी लैंड से एस्केप कर जाती है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? पहली चीज़ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि देयर हैज़ टू बी द कीपिंग ऑफ द डेंजरस थिंग ऑन द लैंड। दूसरी चीज़, इस लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ हो रहा है। तीसरी चीज़ कि ये जो डेंजरस चीज़ है ये उस लैंड से एस्केप करके कहीं और चली जाती है और किसी को इंजर कर देती है। तो उस केस में जिस पर्सन ने इस नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड किया था उसको हम स्ट्रिक्टली लायबल ठहराएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में कि वहाँ पे 5 डिफेंसेस या फिर 5 एक्सेप्शंस भी कार्व आउट की गई थी। यानी कि
जो डिफेंडेंट था वो अगर इन 5 एक्सेप्शंस को किसी भी तरीके से कोर्ट के समक्ष प्रूव कर दे तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बच भी सकता है। वो एक्सेप्शंस जैसे कि अगर वो इस बात को प्रूव कर देता है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से इस तरीके से नॉन नेचुरल जो यूज़ वो कर रहा था, और जो उसकी लैंड पर से जो डेंजरस चीज़ एस्केप की थी वो उसकी अपनी गलती की वजह से नहीं, वो तो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ऐसा हुआ। या फिर वो कुछ कहे कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरिया का डिफेंस लेता है, यानी कि जहाँ पर सामने वाले यानी कि प्लेंटिफ ने ही हामी भरी थी ऐसे रिस्क उठाने की। या फिर सपोज करो वो कोई ऐसा डिफेंस लेता है जहाँ पे वो ये कहता है कि ये मेरी गलती की वजह से नहीं बल्कि कोई थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन था जिसकी वजह से या जिसकी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से ऐसा हुआ। या फिर वो कहता है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंतर्गत ये चीज़ वैलिड है, ये लीगलाइज्ड है, इसलिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इसी तरीके से 5 जो डिफेंसेस वो ले सकता था। नाउ ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ये टू सम एक्सटेंट एज यू कैन सी दैट दिस कुड एक्चुअली डिफेंड द डिफेंडेंट टू सम एक्सटेंट। ऑन दी अदर हैंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में क्या हुआ, यहाँ पर जस्टिस भगवती ने कहा कि अगर वही वाला जो रूल, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला रूल है, अगर वही कि नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड किया गया है, डेंजरस चीज़ रखी गई है, वो एस्केप करके दूसरे की लैंड पर चली जाती है और दूसरे को इंजर करती है, तो इन केसेस में भी ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल है ये लगेगा तो ज़रूर, लेकिन हम इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस को हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनाकर उसको अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो डिफेंडेंट है वो एब्सोल्यूटली लायबल होगा, और उसके केस में उसको कोई भी वो जो 5 एक्सेप्शंस हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देख रहे थे वो एक्सेप्शंस का डिफेंस उसको नहीं मिलेगा, यानी कि वो जो 5 डिफेंसेस की बात कर रहे थे या किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं मिलेगा। यानी कि अगर डिफेंडेंट ने ये तीनों चीज़ें की हैं, यानी कि प्लेंटिफ ने अगर ये प्रूव कर दिया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के वो सारे एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं, तो उस केस में डिफेंडेंट चाहे ये कहे कि ये नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हुआ है, चाहे वो ये कहे कि मैंने पूरा प्रॉपर केयर एंड पूरी केयर रखी थी और मेरी तरफ से कोई रेकलेसनेस या नेग्लिजेंट एक्ट नहीं हुआ था, ये तो किसी तीसरे पर्सन की वजह से हो गया था, ये तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में दिया हुआ था, एंड सो ऑन। अगर कोई भी डिफेंस वो लेता है उन डिफेंसेस का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अब ये पर्सन जो है वो एब्सोल्यूटली लायबल होगा। ये इसलिए भी रूल प्रपाउंड किया गया क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे केसेस में भी कोई रिलीफ नहीं था जो एग्रीव्ड लोग थे, कि हम रेमेडियल मेजर्स कहाँ से लेकर आएँ। प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल मेजर्स की अब ज़रूरत थी कि जहाँ पे सही तरीके से प्रावधान हो कि लोगों को प्रॉपर कॉम्पनसेशन तक भी मिल सके। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो हम इस बात पर डिपेंडेंट होगा या उसको कॉरिलेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड एंड द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं, वो भी तो कोई ना कोई बेनिफिट उठा रहे हैं, और वो बहुत लार्ज लेवल पे और अच्छा वाला जो उनको बेनिफिट हो रहा है मॉनेटरी टर्म्स में। तो उस केस में अगर वो इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो अगर उन्हीं की नेग्लिजेंस की वजह से या उनकी नेग्लिजेंस ना भी हो, अगर उनकी वजह से कोई लॉस होता है पब्लिक को, समाज को, तो उस केस में उनको इस चीज़ की भरपाई भी करनी पड़ेगी, कॉम्पनसेशन भी देनी पड़ेगी। सो द कोर्ट फाइनली हेल्ड इन दिस केस कि जो भी हजार्डियस एक्टिविटीज़ हैं, जो कि इनहेरेंटली हजार्डियस एंड डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो इस तरीके से एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, उनको हमें किसी तरीके से इस तरीके से कंट्रोल में रखना है कि हम उनके ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल, क्योंकि अगर अप्लाई करेंगे तो लोग भी और ज़्यादा सतर्क तरीके से चलेंगे, और हो सकता है आने वाले वक्त में इस तरीके के इंसिडेंट्स को भी रोका जा सके।
आई होप आपको इस वीडियो से एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अंतर समझ में आया होगा, और ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लेट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.